Good afternoon. Happy Sunday, all of you. जैसे कि मैंने अपना कैप्शन में लिखा है, लेट्स नो हु इज तालो पोटम तोको ना। तो चलिए, आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि आज थोड़ा लेजर डिस्कशन करते हैं। और लेजर डिस्कशन में तालो पोतम साहब के बारे में थोड़ा जानते हैं ना। कौन है तालो पोतम तोको और उसका वजूद क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, तालो पोतम तोको जी हमारे ईटानगर कैपिटल रीजन के आईसीआर के डीसी साहब है। और अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले ही उसका रिसफलमेंट का ऑर्डर देखा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से उसको ऑर्डर आया रिसफलमेंट के लिए और उसको ईटानगर कैपिटल रीजन से ट्रांसफ़र करके नेशनल कैपिटल दिल्ली में उसको डिप्यूट किया गया है। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर देखने के बाद नॉट ओनली तालो पोतम जी, उसके साथ ही साथ रोहित राजवीर सिंह जी, आनंद मित्तल जी, ऐसे कई दिग्गज आईपीएस आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसको देखने के बाद मैंने स्पेशली रोहित जी के लिए एक उनको थैंक्स गिविंग और अलविदा करते हुए एक वीडियो बनाया था शॉर्ट में। अभी मैं देखती हूँ कि हमारा जो कुछ संस्था है, शायद क्या नाम बोला है, कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का एक प्रेस ब्रीफिंग देखा। वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये उनका मेमोरेंडम था डीसी कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का। तो उनका मेमोरेंडम सक्सेस हो गया, उनका रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया बोल के वो लोग मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे कि तालो पोतम जी का ट्रांसफ़र हो गया, वो लोग सक्सेस हो गया बोल के। नाउ आफ्टर हियरिंग देयर प्रेस स्टेटमेंट, हियर कम्स ए बिग क्वेश्चन अराइज कि क्या तालो पोतम जी का ट्रांसफ़र नॉर्मल प्रोसीजर के तहत अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसका ट्रांसफ़र हुआ है, ना कि कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरेंडम के ऊपर बेस करके अरुणाचल गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको ट्रांसफ़र किया है, भगाया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए ये सवाल सीधा सीधी अरुणाचल गवर्नमेंट को जाता है कि आपने तालो पोतम तोको जी का ट्रांसफ़र किस बेसिस पे किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का क्लेम सही है तो क्या अरुणाचल सरकार इतना कमज़ोर है कि अपना ऑफिसर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पे या उनके मेमोरेंडम पे बेस करके आप अपना ऑफिसर को ट्रांसफ़र करते हो क्या? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग इतना डर गए हो कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कि आप लोगों ने उनका मेमोरेंडम सुन के उसको ट्रांसफ़र कर दिया? ये दूसरा सवाल है। इन 2 सवाल को यहाँ रखने के बाद मैं एज ए सिंपल सिटीजन, एज ए सिंपल नागरिक, मैं ये सोचती हूँ कि अगर नॉर्मल प्रोसीजर से हुआ है तो हर 2 या 2.5 साल का बाद में जितना भी हमारा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी ऑफिसर है, या आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस के जितने भी ऑफिसर है, उनको हर 2 या 2.5 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है, रिसफलमेंट होते रहता है। तो उस पर कोई शंका भी नहीं है और कोई शक भी नहीं है कि वो लोग किसी के प्रेशर में आकर के ट्रांसफ़र करेंगे या पोस्टिंग करेंगे, ये है। और तीसरा बात, कुछ दिन पहले हमारा 13 ईटानगर एमएलए कंस्टिट्यूंसी का जो ऑनरेबल एमएलए है अचित एची कासो जी और हमारा कैपिटल रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर अची तालो पोतम जी के बीच में कुछ तूतू में टाइप का आर्ग्यूमेंट
चल रहा था, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था। और जब से पोतम सर का ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया है तब से काफ़ी लोग सोशल मीडिया में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एमएलए साहब ने उसका ट्रांसफ़र किया है, कुछ लोगों का कहना है कि एमएलए साहब पोतम सर से डर गए हैं इसलिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तो खैर एनीवेज, जिसको जैसा समझ में आता है वो लोग वैसा ही क्लेम करेंगे। बट मैं यहाँ आज संडे के दिन आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ कि चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है तालो पोतम जी और उनका बेस क्या है, कहाँ से आए हैं, और उनका थोड़ा सा हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी सालों से बहुत ही सेंसेशनल एक सेलिब्रिटी है तालो पोतम जी। काफ़ी लोग उनको ट्रोलिंग करते हैं, काफ़ी लोग उनको तारीफ़ भी करते हैं, काफ़ी लोग उनका बहुत ही मिमिक्री करते हैं, उनका मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, तालो पोतम तोको जी तालो विलेज का है, जो कि अभी रिसेंटली लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट होके कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट बना है। वहाँ हम लोग का जो लार्जेस्ट विलेज है उस विलेज का नाम है तालो विलेज। वो तालो विलेज से बिलोंग करते हैं और उनके जो फादर थे वो पुराने ज़माने में पीआई थे। पीआई का मतलब होता है पब्लिक इंटरप्रेटर, जिसको पुराने लैंग्वेज में पॉलिटिकल इंटरप्रेटर भी कहते थे, पब्लिक इंटरप्रेटर भी कहते थे। तो वो एक पीआई थे, बहुत ही माननीय और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रहते थे उस ज़माने में। तो अबू तोको तुगुंग तालो उनका बेटा है, अची तोको पोतम तालो जी। तो उनकी मम्मी ताली कंस्टिट्यूंसी से है, यूकर टाइटल का है। तो अबू तुगुंग जी ने शादी किया अने यापक को, यूकर लड़की है। उनको शादी करने के बाद में उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो अची पुतुम जी निकले। उसके बाद और कुछ दीदी है और कुछ भाई बहन है, सबका डिटेल्स नहीं देने से भी। तो ऐसे होके अची पुतुम जी का पालन पोषण मोस्टली करादादी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट, करादादी डिस्ट्रिक्ट। अभी क्योंकि धीरे धीरे बाइफरकेट होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लोग अलग अलग हो गया ना। पहले तो कॉमन में सुबनसिरी थे, उसके बाद लोअर सुबनसिरी हुआ, उसके बाद कुरुंकुमे हुआ, फिर बाद में करादादी हुआ। तो उनका पालन पोषण वहाँ हुआ, बोर्न एंड ब्रॉट अप करादादी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद उसका एजुकेशन लेवल का बात करें तो वो नेरिस्ट का प्रोडक्ट है। नेरिस्ट आप लोग सब जानते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट निर्जुली में है। तो वो नेरिस्ट का प्रोडक्ट है। अपने ज़माने में वो नेरिस्ट का तोहफर रहा है और वहाँ से फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अकॉर्डिंगली इंटरव्यू देके वो एज ए जूनियर इंजीनियर उनका नौकरी में एंट्री हुआ। उसके बाद कुछ साल नौकरी करने के बाद वो प्रमोशन हुआ एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद में फिर द देन चीफ मिनिस्टर लेट फादर दोरजी खांडू जी जब जीवित थे, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा होगा कि हमारा स्टेट में बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट का प्रॉब्लम है, लैंडेड प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का बहुत ज़्यादा इश्यूज है और बहुत सारे लोग इलीगल ऑक्यूपाई करके गवर्नमेंट क्वार्टर को प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे या गवर्नमेंट ऑफिसेस को या गवर्नमेंट प्रमाइसेस को प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे। तो उसमें डील करने के लिए चीफ स्टेट ऑफिसर का ज़रूरत था। तो उन्होंने ऑन डेपुटेशन ग्राउंड अची तालो पोतम जी को चीफ स्टेट ऑफिसर ऑफ द स्टेट का उन्होंने पोजीशन दिया और वो ही वाज वर्किंग एज ए इक्विवेलेंट टू डेप्यूटी कमिश्नर। वो स्टेट कैपिटल में पहला उसका पोस्टिंग हुआ और यहाँ एज ए चीफ स्टेट मजिस्ट्रेट, चीफ स्टेट कमिश्नर के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। जहाँ तक मुझे याद है
बहुत सारा डिटेल्स में नहीं जाने से भी एक दो एग्जाम्पल मुझे याद है। रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, आरके मिशन आप लोग देखते हो, जानते हो। रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के ठीक ऑपोजिट में एक बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग था, जो कि हाईवे के बिल्कुल बगल में सटा हुआ था। वो था द देन प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर तांगोर तापाक जी। उस समय वो सिटिंग एमएलए भी थे, ऑनरेबल एमएलए। उसका बिल्डिंग था। उसको तक अची पोतम जी ने एज ए चीफ स्टेट मजिस्ट्रेट, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा कि वो हाईवे से कम मिनिमम 4 मीटर दूर पे होना चाहिए था बिल्डिंग को, लेकिन वो हाईवे के एरिया को टच कर रहा था, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को भी डिसमेंटल किया। ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि हमको तालोपोतम जी को समझने के लिए थोड़ा डीपली उनका अचीवमेंट, उनका वर्क डन, उनका परफॉर्मेंस को हमको देखना पड़ेगा। और कई सारे ऑफिसर, कई सारे पॉलिटिशियन, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिल्डिंग को भी उन्होंने डिसमेंटल किया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दायरे के अंदर थे। तो वो एक नीदर ऑफिसर है, एक नीदर इंसान है। वो लॉफुली काम करते हैं, आउट ऑफ द लॉ जाके वो कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो एज ए हम लोग शिवलिंग्स है। मैं, आप सब मुझे जानते हो, मैं तोको शीतल हूँ और वो तोको पोतम है। उसको मोस्टली लोग तालो पोतम के नाम से जानते हैं। तालो हमारा गांव का नाम है, तालो विलेज, और तोको हमारा क्लान है, हमारा टाइटल है। हम लोग जोतम तोको, जेती तोको लिखते हैं। हम लोग जोटम क्लान से है, तो हम लोग सब तोको है, सिबलिंग है। एक बार ऐसा हुआ कि जो दूरदर्शन केंद्र ईटानगर है, उसके प्रेमाइसेस के अंदर, मतलब उसके एलोटेड एरिया के अंदर एक कुछ ग्रुप ने मुझे एक छोटा सा प्लॉट सेल किया था, और वो मैं अननोइंगली, मुझे पता नहीं था कि वो उस दीदी के दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। वो प्लॉट मैंने परचेस किया था। परचेस करने के बाद मैंने सोचा कि छोटा मोटा एक कच्चा घर बना के हम वहाँ बैठेंगे, तो थोड़ा सा कुछ 15-20 क्विंटल रोड उठा के, सीमेंट उठा के, लेबर मिस्त्री लगा के मैं वहाँ काम कर रही थी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा लीगल कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा। फिर बाद में डायरेक्टर दीदी के ने पोतम साहब के ऑफिस में कंप्लेंट फाइल किया, और पोतम साहब, अचानक से एक शाम ऐसा हुआ, पोतम साहब और हमारा अभी का जो बोरदुमसा दायून का जो ऑनरेबल एमएलए कोकाइनी कामिन जी, हम लोग तीनों एक शाम मेरे घर पे बैठे थे, डिनर कर रहे थे हम साथ में, और हम लोग खूब हंसी मजाक किया, इधर उधर की बातें किया, अपनी बस्ती की बातें की, बचपन की बातें की, घर परिवार की बातें की। तो वो डिनर लेट आवर्स तक चला। उसके बाद चाची पुतुम अपने घर चले गए, कोकाई कामिन अपने घर चले गए, मैं भी सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लेट से उठी, करीब 10:30 बजे के बाद उठी, तो मुझे पता चला कि मेरा जो छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पुतुम साहब का जेसीबी आके पूरा तोड़ दिया, स्मैश कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद उनको पता नहीं होगा कि ये मेरा है, तो मैं तो उनकी सिस्टर हूँ, बहन हूँ, चलो चल कर के उनसे एक बार बात करती हूँ। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो हम शाम को साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उसके ऑफिस जाती हूँ तो वो बिल्कुल अपने प्रोफेशनल मोड में थे, एज ए चीफ स्टेट मजिस्ट्रेट। वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे और बिल्कुल ऑफिशियली टोन में वो बात कर रहे थे। फिर मुझे बाद में जाके पता चला कि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी है, और वो बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट में नहीं है, और उसका एटीट्यूड ही बिल्कुल अलग था। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, मैं भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो मैं भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकती हूँ। सोच के मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, अपील पिटीशन डाला। ऐसे हो कि वो मैटर आज भी पेंडिंग है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने का मतलब है
कि तालो पुतुम जी कभी किसी को कंसीडर नहीं करते, चाहे वो उसका खुद का बहन ही क्यों ना हो। मैं तो उसकी ही बहन हूँ, मुझे तक नहीं छोड़ा उसने। और उसके बाद मैं उस टॉपिक पे उससे कभी चर्चा भी नहीं किया, बात भी नहीं किया। वो अपने तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जारी करते रहे, वो एविक्शन का ऑर्डर निकालते रहे, पुलिस भेजते रहे, जेसीबी भेजते रहे, और मैं भी हाई कोर्ट में अपना वकील को बोल के चली गई। ऐसा करके आज भी वो मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि तालो पुतुम जी कभी किसी के साथ पर्सुअलिटी नहीं करते हैं। वो किसी के भी साथ पर्सुअलिटी नहीं करते, चाहे वो अपना भाई हो, बहन हो, किसी को देखते नहीं है। उसको जो सही लगता है वो वही करते हैं। और वो ऐसा एक इंसान है कि कभी किसी को प्लीज़ करने के लिए भी वो ऑयलिंग नहीं करते, मक्खन नहीं लगाते। वो अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं। उसके बाद उसका एकेडमी बैकग्राउंड भी फर्स्ट क्लास रहा है। और हम लोग सब कंसीडर करके चलते हैं कि वो अपने आप में एक मतलब सिकंदर की तरह वो जीते हैं। तो इसीलिए हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो पावर में है, चलो डीसी के पोजीशन पर है तो कम से कम वो हमको थोड़ा लीनेंसी रखेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे। ये हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ये पुतुम जी का कैरेक्टर है, ये उसका अपना एक पर्सनैलिटी है। तो आज तक मैं भी कई दफ़ा उसको चाची पुतुम करके एड्रेस नहीं किया, कैपिटल डीसी करके एड्रेस किया। और कई दफ़ा उसको मैंने उसके कुछ कुछ खामियां पर भी मैंने कमेंट्स किया। लेकिन आज जब फाइनली उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो चलो हम तो ये सोच के चल रहे थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो सरकारी ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, तो सरकार जब जिसको जहाँ रखना चाहेंगे वो उस हिसाब से करते होंगे, यही मैं सोच रही थी। लेकिन हमारा कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि उनके रिक्वेस्ट पे उनका ट्रांसफ़र हुआ है, पोस्टिंग हुआ है। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, सुन के स्ट्रेंज लगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप सबके बीच में आकर के हम भी थोड़ा 2-4 बात कर लेते हैं। उसी तरीके से ये पुतुम जी का बैकग्राउंड हो गया, उसका पर्सनैलिटी हो गया। नाउ कम्स टू हिज उसका जो एज ए ऑफिसर ऑन ड्यूटी उसका जो वर्किंग स्टाइल है उस पर बात करते हैं। उसका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि वो सबसे पहले वो खुद को डीसी मान करके वो नहीं चलते हैं। सबसे पहले वो अपने आप को अरुणाचल प्रदेश का एक बेटा मान करके चलते हैं। जहाँ भी देखो सबके साथ फ्रेंडली, बहुत ही फ्री फ्रैंक, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, किसी के साथ में कोई एटीट्यूड नहीं, कोई एरोगेंसी नहीं। वो अपने हिसाब से लोगों की भलाई के लिए वो जो भी कुछ कर सकते हैं वो अपने तरीके से वो करते हैं, अपना सर्विस को डिस्चार्ज करते हैं। सर्विस को डिस्चार्ज, कोई अगर गलत भी होता है और उसका हर परफॉर्मेंस, हर अचीवमेंट जो है ऑन लाइव वीडियो के माध्यम से वो पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट रखते हैं, दिखाते हैं वो। तो उसका ट्रांसपेरेंसी रखने का तरीका भी इतना नायाब है कि वो जहाँ कहीं अगर एविक्शन करने जाता है तो भी लाइव वीडियो बना देते हैं। उनका ऑफिस में कुछ भी चर्चा होता है, कुछ भी मीटिंग होता है तो भी लाइव वीडियो बना देते हैं। और वो अपना जो उनका जो सबॉर्डिनेट्स है, जो गवर्नमेंट स्टाफ से ऑन टाइम ड्यूटी नहीं आते तो वो चैम्बर जाके सबके चैम्बर में विजिट करते हैं। जो ड्यूटी नहीं आते उसका सैलरी से पर डे का उसका अलाउंस को डिडक्ट कर देते हैं। मतलब जहाँ तक हमने देखा है वो किसी से कुछ छुपाते नहीं है। और जहाँ वेंडर्स लोग का इशू आता है, जो मार्केट एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड नहीं किया है, उसको वो उठाने से पहले वहाँ जाके भी मम्मी लोग को, अम्मा लोग को क्लियर बताते हैं कि ये गवर्नमेंट का जोन है, यहाँ पे आपको मार्केट नहीं लगाना चाहिए, तो मार्केट को उठा दीजिए, वो बताते हैं। जब अम्मा लोग नहीं मानते तो फिर वो जाके एविक्शन करते हैं। मतलब जो भी कुछ वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं और सबके साथ घुल मिल के जीते हैं। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, किसी को भी वो मतलब कोई वो एक IS DC का जो IS से याद आया, बहुत लोगों ने ट्रोलिंग भी किया था आज से 1.5-2 साल पहले कि तालो पुतुम एक JE से जूनियर इंजीनियर से DC कैसे बना,
गवर्नमेंट का चापलूसी करके आया या बैक एंट्री मारा, मतलब वगैरह वगैरह बहुत कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे थे, उसका मीम्स भी बना रहे थे और सवाल भी कर रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है, तालोपुतुम जी, मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो नेरिस से अपना डिग्री, फर्स्ट क्लास डिग्री ख़त्म करने के बाद उसका इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस का फील्ड में उसका डिग्री हुआ। तो नेरिस से डिग्री ख़त्म करने के बाद वो एज ए इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद में वहाँ काम करते करते उसने डिस्टेंस में अपना लॉ डिग्री भी हासिल किया। उसके बाद में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अफेयर करता रहा। शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, जब तक आपका एज बार लिमिट क्रॉस नहीं होने से आप स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप अफेयर कर सकते हैं। तो वो अपने तरफ से कोशिश करता रहा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में वो चले गए। तो आज वो एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सबके सामने वो इस्टेब्लिश है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों का यहाँ तो पुराने ज़माने में जो LDC में एंट्री होता था, लोअर डिवीज़न क्लर्क, LDC, UDC, बड़ा बाबू, वो लोग भी बाद में जाके जिसको नॉमिनेटेड IAS बोलते हैं, तो नॉमिनेट करने के बाद वो लोग भी बाद में DC लेवल तक, ESC DC लेवल तक पहुँचने वाले भी बहुत सारे हैं। और जो फ्रेश IAS क्रैक करके आता है, फ्रेश IAS क्रैक करके आने वाले लोग पूरा कम से कम आउट ऑफ करोड़ों कैंडिडेट्स में से कुछ लोग क्रैक करके आता है, सेलेक्ट होके आता है। तो जैसे आप लोगों को पता है DC का रवैया कैसा होता है, बहुत कड़क होता है। एक्सेप्ट तालोपुतुम को छोड़ के कोई भी दूसरा DC आपको इतना लीनेंसी देगा ही नहीं। पब्लिक के बीच में आकर के फ्रेंडली बिहेव करना, मैं तो उसको उसी दिन बोल रही थी कि आपका ये जोलीपन को थोड़ा कम कीजिए, आप ज़्यादा जोली हो गया, जोलीपन को कम कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स को थोड़ा मेंटेन करने से ठीक है। ये तो हम ही उनको ऐसे ही सजेशन देते हैं, लेकिन वो बेचारा एक अच्छा इंसान है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। तो वो सबके साथ में घुल मिल के, मिंगल अप होके सबका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ये हमेशा से उसका कोशिश रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ है, वो आईने की तरह सबके सामने है। उसको लोग किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये हर एक लोगों के अपने नज़रिए के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने के लिए, बस इतना है कि तालोपुतुम जी जिस तरीके से काम करते हैं, शायद ही कोई और DC कैपिटल में ऐसा काम कर पाएगा। और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, भारत सरकार का मुलाजिम है, अरुणाचल गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, वो भारत सरकार का मुलाजिम है। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा ऑफिसर कहाँ पोस्ट होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पे उसको ड्यूटी डिस्चार्ज करना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है ना। इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा जोर नहीं लगा सकता है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपने तरफ से रिक्वेस्ट डाल सकता है या रिकमेंडेशन कर सकता है कि इस ऑफिसर की इस जगह में बहुत ज़रूरत है, इसको अभी यहाँ रहने देने से ठीक है, बोलिए। ये रिक्वेस्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है, बट वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता है। अपने तरफ से रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट वो प्लेस कर सकता है, ये है। और दूसरा बात, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करप्शन, मोस्टली जो ऑफिसर का ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्दी होता है ना, वो क्यों होता है बोलने से, क्योंकि वो ऑफिसर करक होता है, वो करप्शन का सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता है। जो ऑफिसर करप्शन का सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, जो पॉलिटिशियन का चापलूसी नहीं करता है, जो लोकल MLA के सामने में झुकता नहीं है, उसी ऑफिसर का जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि MLA को ऐसा ऑफिसर चाहिए होता है जो पपेट जैसा उसका हर इशारा पे मानना चाहिए। जो उसका इशारा पे नहीं मानता है, MLA उसको अपना दुश्मन का रूप में देखता है और उसको तंग करने के लिए, उसको पोजीशन से हटाने के लिए MLA बहुत कुछ कर जाता है। मैनेजमेंट उसका तगड़ा होता है। हम लोग का ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक DC था, संजय गोयल जी, आप लोगों को याद होगा। संजय गोयल जी का वर्किंग स्टाइल कैसा था, वो मुझसे बेहतर ईस्ट कामेंग के जितने भी नेटिजन्स हैं वो बता पाएंगे। जो IAS
फ्रेश आईएएस जो वहाँ से क्रैक करके आते हैं वो किसी पॉलिटिशियन को पूछते भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसका ड्यूटी क्या है, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ है, उसका पावर एंड फंक्शन क्या है। एमएलएस जो होते हैं वो पब्लिक चुनकर भेजते हैं फॉर द डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो डेवलपमेंटल पॉलिसी होते हैं वो एमएलएस बनाते हैं। एमएलएस पॉलिसीज बनाने के बाद में डीपीआर टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डीपीआर को सरकार के टेबल में प्लेस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के टेबल में। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फाइनलाइज करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में किस कंस्टिट्यूंसी में देना है, कहाँ में कितना ब्रिज सैंक्शन करना है, कहाँ में कितना रोड सैंक्शन करना है, कहाँ में हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ में कॉलेज बनेगा, कहाँ में स्कूल बनेगा। ये सब अरुणाचल गवर्नमेंट उनका एक बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड डिसाइड करता है। उसके बाद फाइनलाइज होके फिर वो उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बजट बन के भारत सरकार के पास जाता है। फिर भारत सरकार अगर कुछ फंड एलोकेट करता है और उससे भी प्रोजेक्ट यहाँ काम होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्सचेकर से स्टेट से जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, जैसे आप और हम बिजली का टैक्स भरते, पानी का टैक्स भरते, रोड का टैक्स भरते, या जो कुछ एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं जो कि बिजनेस चलाते हैं, तो वो अपना बिजनेस का टैक्स भरते हैं। उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट चलता है और पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम होता है। तो ये हो गया, पॉलिसी बनाने का काम एमएलए का होता है और पॉलिसी को फाइनलाइज कराने का काम गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, जो पर्टिकुलरली जो नोडल डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपने एक ब्रिज का प्रोजेक्ट बनाया, वो ब्रिज कौन सा डिपार्टमेंट उसको होस्ट करेगा, उसका नोडल एजेंसी कौन होगा, इधर या तो वो पीडब्ल्यूडी होगा या आरडब्ल्यूडी होगा। तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट वाइज के अंदर में प्रोजेक्ट जब होता है तो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है उसको नोडलिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूटिंग कराते हैं। बट वो डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का हेड, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, जो चीफ इंजीनियर होता है, जो जूनियर इंजीनियर होता है, जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, वो लोग उसको अपना असिस्टेंस में काम को करवाते हैं। बट ओवरऑल उसको पूरा मॉनिटर कौन करते हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डीसी के नॉलेज में होता है, डीसी को इस बात का एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है और डीसी उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये एक हमारा डेमोक्रेसी में वर्किंग स्टाइल है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ मेरे यंग मित्र लोग बोल रहे थे कि डेवलपमेंट कार्टेल हो रहा है पुतुम साहब का वजह से, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना के कच्चा घर लाइन बनाने से उसको डेवलपमेंट नहीं बोलता है, बोल रहे थे। तो डियर माय डियर यंगर ब्रदर्स, लेट मी हैव ए वेरी क्लियर वर्ड विद यू ऑल। डेवलपमेंट लाना और डेवलपमेंट करवाना वो आपका चुना हुआ सरकार या चुना हुआ एमएलए का काम है। बट जो डेवलपमेंट सरकार के लिए, जो पब्लिक के लिए आता है, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, मॉनिटरिंग करना, वो ऑफिसर लोग का, अधिकारी लोग का काम होता है। जहाँ पे जो ऑफिसर करप्शन नहीं करता है, जो मेल प्रैक्टिस नहीं करता है, उस ऑफिसर को रास्ते से हटा देना, ट्रांसफ़र करना, उसको साइट में जो था उसको प्लानिंग में डाल देना, या प्लानिंग में जो था उसको डिवीजन में लेके आना, या जो डीसी किसी का बात नहीं मानता है तो अकॉर्डिंगली अपना हिसाब से जो अपना बात मानने वाला डीसी को डिस्ट्रिक्ट में लेके आना, ये पॉलिटिशियन लोग मैनेजमेंट करता है। लेकिन जो डीसी करक होता है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करक होता है, जो असिस्टेंट इंजीनियर करक होता है, उसका जल्दी जल्दी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि डेवलपमेंट नहीं लाया बोल के आप लोग किसी भी, नॉट ओनली तालोपुतम, किसी भी डीसी को आप लोग ब्लेम नहीं कर सकता है। हाँ, डेवलपमेंटल पैकेजेस का मिसयूज नहीं होना है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर का ड्यूटी होता है कि वो उसका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाए। और जो सरकार आपको पैसा देता है काम करने के लिए, उस पैसे का पूरा टोटल हिसाब क्लियर हो पब्लिक के वेलफेयर के लिए। जैसे अभी आप लोग कैपिटल रोड का बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल रोड डेवलप नहीं हुआ है तो इसका ब्लेम डीसी तालोपुतम को जाएगा, ऐसा नहीं है। डीसी तालोपुतम जी तो रात रात को स्कूटी में घूम के, मोटरसाइकिल में घूम के, लाइव वीडियो बना के, जब ऐसा ही बारिश का सीजन में फ्लड आता है, रोड डैमेज होता है, तो वहाँ जा के वो काम करते थे और वो मॉनिटर करते थे।
अगर कोई एरोगेंट एटीट्यूड वाला डीसी होता तो उसको ज़रूरी भी नहीं है वहाँ जाने का, स्पॉट में पहुँचने का। वो अपना किसी जूनियर उसका सबॉर्डिनेट्स को, किसी स्टाफ को, अपना से लोअर लेवल का रैंक का किसी भी ऑफिसर को भेज सकता है, वो आराम से घर में रह सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डे एंड नाइट टायरलेसली लोगों के लिए काम किया और वो अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। इसीलिए जो लोग उनको लेकर के एक गलत धारणा बना रहे हैं, एक गलत इंप्रेशन जमा रहे हैं, ये गलत बात है। मैं उसकी सिस्टर हूँ बोल के उसको डिपेंड नहीं कर रही हूँ। काफ़ी दफ़ा आप लोग मेरा पुराना वीडियो रिव्यू करके देख लीजिए। जब कभी भी उससे कुछ गलती हुआ है तो मैंने उसको बहुत बार स्कॉल भी किया है एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट कि आप बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर, बीइंग ए डीसी, आप अपना पावर को शायद मिसयूज कर रहा है क्या बोल के भी मैंने उसको कई दफ़ा कटघरे में घेरा भी है। जैसे ड्यूरिंग द अपुआपा एक्ट जब लागू करके अरुणाचल के कुछ लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया, रखा गया, उस समय भी मैंने डीसी साहब को वीडियो के माध्यम से बोला था कि अपुआपा एक्ट इज मेंट टू डील विद द टेररिस्ट, नॉट विद द नॉर्मल सिटीजन। आप नॉर्मल सिटीजन का ऊपर में अपुआपा एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सवाल भी मैंने उसको पूछा था। जो एक नॉर्मल सिटीजन है, जबकि आप जानता ही है कि वो लोग नॉर्मल है और दे आर नॉट हार्मफुल टू द सोसाइटी, दे आर नॉट थ्रेट टू द सोसाइटी, they are only making noisy, they are disturbing the government functionals, that's only the matter। तो उस पर आप बिना अपुआपा लगाए भी उसको आप कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन को, बट आपने उसके ऊपर में इतना हैर्स वाला एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट किया। इस पर भी मैंने उसको कई दफ़ा सवाल किया और स्कॉल किया। सो टुडे नाउ आई एम हियर कि मैं उसको डिपेंड करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसको स्टेट करने के लिए, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखने के लिए मैंने सोचा कि चलिए आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से आते हैं। कभी कोई रॉन्ग इम्प्रेशन मत जमाइएगा कि तालो पोतुम जी गलत इंसान है, या वो किसी को फेवरिज्म करते हैं, या नेपोटिज्म करते हैं, या वो अपना पावर को एब्यूज़ करते हैं, पावर को मिसयूज करते हैं। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने जो सही देखा है और जो सही महसूस किया वही बोल रही हूँ। ये तो एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है गवर्नमेंट ऑफिसर का, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहना। इट्स नॉट फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल एंड कि तालो पोतुम जी आज अगर ईटानगर से ट्रांसफ़र हो गए तो दोबारा वो अरुणाचल नहीं आएंगे या ईटानगर नहीं आएंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। क्या पता कि वो बहुत जल्दी ईटानगर वापस आ जाए, क्योंकि उनके जैसा ही ऑफिसर ईटानगर कैपिटल को संभाल पाएंगे। स्पेशली क्यों ईटानगर कैपिटल को तालो पोतुम जी ही संभाल पाएंगे बोलने से, जैसे मैंने आपको बोला कि वो डाउन ट्रोडन है और बहुत ही फ्रैंकली नेचर के हैं, और कैपिटल इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़। जितना एंटायर अरुणाचल में टोटल पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितना लोग, जितना कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ का हर एक फैमिली का एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ ईटानगर में रहते हैं। कोई अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रह रहे, तो मैक्सिमम लोग रेंटेड में रह रहे हैं। तो हर प्रकार के, हर किस्म के, हर जनजाति के लोग ईटानगर में रहते हैं। तो उस हर प्रकार के लोगों के साथ डील करने का अगर कोई हुनर रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालो पोतुम जी ही रखते हैं। आप लोग देखते रहिएगा बाद में भी। अगर अभी शायद कुछ लोगों को मेरा बात सुन के हजम भी नहीं हो सकता है, डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता है, बट आप लोग बाद में लॉन्ग रन में भी जा कर के देखिएगा कि तालो पोतुम जी से बेस्ट ऑफिसर आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का, हमारा स्पेशली अबोतानी फैमिली का, अबोतानी क्लान से पोतुम सर जैसा एक बेटा पैदा हुआ है, जो कि बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपना पर्सनल मोटिव के, बिना किसी इंटरेस्ट के, वो सचमुच ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, समाज के प्रॉस्पेरिटी के लिए वो काम करते हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना वो लो जानते हैं, अकॉर्डिंगली लो के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी ये गलत इंप्रेशन में मत रहिए कि इसके बोलने से, उसके बोलने से उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ होगा। और अगर जैसे कि लोगों का क्लेम का हिसाब से अगर किसी के बोलने से, किसी के मेमोरेंडम डालने से, किसी के रिप्रेजेंटेशन डालने से अगर पोतुम सर का ट्रांसफ़र हुआ है बोलने, तो सबसे पहला सवाल मेरा तो अरुणाचल सरकार को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पेमा खांडू जी आपको जाता है।
जहाँ तक मैंने आपको देखा है कि आप बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है और आप करप्शन को, डीप रूटेड करप्शन को हटाना चाहते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर में, आप बोलते भी हो और बेबाकी से आप जो बोलते हो करते भी हो। अभी 1-1.5 साल से मैं आपको देख रही हूँ। पहले आपका रवैया ऐसा नहीं था, पहले आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं था। पहले आप खामोश थे, बेफिक्र थे, केयरलेस थे, कौन क्या कर रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट पिछले 2-2.5 सालों से मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत रिएक्टिव हो और बहुत जल्दी पब्लिक ओपिनियन को आप सुनते भी हो और उस पर बेस करके अपना जजमेंट पास करके आप काम भी कर रहे हो। तो आप भी डे एंड नाइट टायरलेसली जब आप करप्शन को हटाना है, करप्शन के ऊपर आपका ज़ीरो टॉलरेंस है बोल के आप हर बार मीडिया में बोलते हो। कुछ महीने पहले आपने आपसू के उसमें भी जाके बोला था कि आपसू इलेक्शन को भी फिल्टरेशन करना है, क्लैरिफाई करना है। करप्शन इस तरीके से, करप्शन सिर्फ सरकार नहीं करता है, करप्शन पब्लिक के बीच में, इसको एलिमिनेट करना है बोल के ये भी आपका स्पीच था। और ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम में भी आपने हमारा गालो बेल्ट में जाके गालो ड्रेस पहन के भी बोला था कि पैसा ही सब कुछ हो जाने से फिर डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। जो एमएलए पैसा खर्चा करके आएगा वो डेवलपमेंट क्यों करेगा? जो एमएलए पैसा खर्चा नहीं करके आएगा वही तो डेवलपमेंटल काम करेगा। ये आपका स्पीच था। तो अगर आप सचमुच में करप्शन को हटाना चाहते हो, करप्शन होने देना नहीं चाहते हो, गवर्नमेंट का किसी भी प्रॉपर्टी को मिसयूज होने नहीं देना चाहते हो, तो आज किसी के सेल्फ इंटरेस्ट में या किसी के मेमोरेंडम में, किसी पर्टिकुलर पार्टी के रिक्वेस्ट में आप कैसे एक होनहार ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकते हो? ये आपके इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है अरुणाचल सरकार के ऊपर। तो इसीलिए अगर कोई इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, मीडिया में आके प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है कि हमारा कहने पर, हमारा रिक्वेस्ट पर, हमारा रिप्रेजेंटेशन पर डीसी तालोपुतम का ट्रांसफ़र हो गया, नाउ वी आर सक्सेस, हम लोग सक्सेस हो गए बोल के कोई अगर विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहा है तो इट्स अ वेरी बिग स्लैप ऑन योर फेस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा चाटा है आपके चेहरे पर, आपके गाल पर। तो इसका जवाब आपको देने के लिए तैयार होना चाहिए। कौन है आपका सरकार का स्पोक्स पर्सन? कम टू द मीडिया एंड क्लैरिफाई इट। क्या आप जो करप्शन करना चाहते हैं उसमें तालोपुतम हर्डल्स बन रहे थे, वो हार्डशिप हो रहे थे? जो इलीगल आर्ट कटिंग कर रहा था उसको तालोपुतम ने रोकने का कोशिश किया, आर्ट कटिंग मत करो बोल के रुकाने का कोशिश किया, तो इसीलिए तालोपुतम को आप लोग अपना रास्ता से हटा रहे क्या? ये सवाल तो लाजमी है ना, हम लोगों का तरफ से, पब्लिक का तरफ से ये सवाल आपको सीधा सीधी क्लियरली जाता है। तो इसीलिए ये जो इस तरीके का इरेस्पॉन्सिबल बयानबाजी जब मीडिया में आता है तो सरकार को थोड़ा सतर्क होना चाहिए और अपने तरफ से तैयार रहना चाहिए कि जो सच है उसको जनता के सामने लेके आए। मैं तो तालोपुतम जी जहाँ कहीं भी जाए, मैं उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि वो हमेशा इसी तरीके से जिंदा दिली से काम करेंगे। और एक आईएएस होने का मतलब होता है कि वो, जैसे मैंने बोला, कि वो भारत सरकार का मुलाजिम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो ऑफिसर है। तो उनको ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उस पर तालोपुतम जी को ट्रांसफ़र नहीं करना है बोल के हम लोग रेजिस्ट नहीं करता है। अगर भारत सरकार को लगता है कि अरुणाचल में तालोपुतम जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको थोड़ा दिल्ली लेके आए, दिल्ली में भी वो अपना थोड़ा सर्विस दे, अपना योगदान दे सोचकर उनको दिल्ली बुला रहे, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, गौरव की बात है। इसमें हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा अरुणाचल का, यहाँ का, हमारा लोकल प्रोडक्शन का, यहाँ का अपना आबोतानी बेल्ट का बच्चा, बेटा आज आईएएस बनकर दिल्ली जा रहा है। कितना प्राउड का बात है। तो इट्स ए वेरी प्राउड फॉर अस। इसलिए इसको गलत तरीके से, मैसेज को मिस इंटरप्रेट ना करते हुए तालोपुतम जी को, हम लोगों को उनके साथ हमेशा हमको प्राउडली फील करके सॉलिडेरिटी मेंटेन करना चाहिए कि उनको उल्टा हमको बेस्ट विशेस देना चाहिए कि आप जाइए नेशनल कैपिटल में काम कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए। नेशनल कैपिटल में हमारा ऑलरेडी अरुणाचल के बहुत सारे ऑफिसर हैं। माननीय कोकाई रोबिन हिबू जी है, हिबू तामांग जी है अरुणाचल का, वहाँ पे आईपीएस। उसके बाद में हमारा अरुणाचल का बेटा लोग नेशनल लेवल में कितना, हमारा दिवांग ततक जी है, एक सीनियर जर्नलिस्ट एबीपी न्यूज़ में। तो इस तरीके से अरुणाचल के अगर कुछ ऑफिसर नेशनल लेवल तक पहुंचता है तो ये तो हम सब एंटर, नॉट ओनली फॉर अरुणाचल, ये तो सारा नॉर्थ ईस्टर्न के लिए प्राउड का बात है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए।
इसलिए उसको पॉजिटिव हार्ट के साथ विथ प्रेयरफुली हम लोगों को उसके लिए प्रे करके उनको एक बहुत ही प्राउड के साथ में उनको यहाँ से हमको वेलफेयर देना चाहिए, ना कि उसके पीछे हमको मीडिया में आके उसको स्लैंडरिंग करके, उसको बदनाम करके, उसको नीचा दिखा के, उसको गिरा के इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया में रिलीज़ नहीं करने से ठीक है। मैं तो ये सोचती हूँ, आप लोगों का क्या सोच है पता नहीं। और अगर जो दूसरा लोग क्लेम कर रहे हैं वो सच है तो अरुणाचल सरकार आप प्रेस में आइए, आप भी प्रेस क्लब से आकर के अपना स्टैंड को क्लियर कीजिए, ब्रीफ कीजिए कि जो ऑफिसर आपका बात नहीं मानता है, आपका तलबे नहीं चाहता है, आपका इशारा पे करप्शन करने को आपको चाबी नहीं खोले, क्योंकि ऑफिसर जो होता है वो चौकीदार होता है, चाबी उसका हाथ में होता है। गवर्नमेंट का जो खजाना होता है ना, उसका चाबी उसका हाथ में होता है। ऑफिसर का पास कोई पावर नहीं होता है, वो सिर्फ एक केयरटेकर है। कितना किलो चावल किसको देना है, कब कितना मुट्ठी सब्जी देना है, कितना पीस मिर्चा खर्चा करना है, कितना पीस प्याज खर्चा करना है, कितना टमाटर लगेगा, कितना हल्दी, कितना तेल, कितना मिर्ची लगेगा, ये सिर्फ वो चौकीदार है। जैसे उस सिचुएशन का हिसाब से डिमांड जैसा होगा उसी हिसाब से उसको खर्च करना है और जितना हो सके मिनिमम खर्चे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद में पब्लिक का भी भलाई होना है और सरकार का भी नुकसान नहीं होना है। ये ऑफिसर का ड्यूटी होता है। और जो ऑफिसर ये काम सही तरीके से नहीं करता है हम उसको करप्टेड ऑफिसर बोलते हैं। जिस ऑफिसर को हम चौकीदार बना के, जिसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के हम लोग पब्लिक लोग आंख मूंद के भरोसा करते, वही ऑफिसर बाद में पब्लिक का हिस्से का पूरा खजाना लूट कर। ऐसा कितना ऑफिसर है इस स्टेट में जिसका साइड बिजनेस इतना पता नहीं चलता है, लेकिन उनका तो करोड़ों करोड़ों के नाम पे प्रॉपर्टी है। नॉट ओनली इन अरुणाचल, कहाँ कहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी है, इवन यहाँ तक कि आउट कंट्री में भी है। और उनके बच्चे आउट कंट्री में पढ़ने जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारा आपका पैसा होता है। इसको ये लोग गवर्न करते हैं। जिसका हाथ में चाबी दिया वही, जिसको चौकीदार बनाया वही वहाँ से खजाना से चोरी कर करके वो अपना पर्सनल तिजोरी भरते हैं और कागज पत्रों में हिसाब क्लियर दिखाते हैं कि इतना खर्चा हुआ, इतना वहाँ लगा, इतना वहाँ लगा के इसमें वो दिखा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो इसीलिए ये इस चीज़ में जो सरकार का साथ नहीं देता है, जो इलेक्टेड, जो पब्लिक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, बेचारा लोग इलेक्शन में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके आता है, एक एक वोट का लाख लाख रुपया में परचेस करके आता है। तो वो पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे? वो तो उसी तरीके से जो आपका डेवलपमेंटल फंड होगा, जो रोड कटिंग का पैसा होगा, जो ब्रिज मेकिंग का होगा, जो स्कूल बनाने का होगा, जो हॉस्पिटल बनाने का होगा, उसी पैसा से तो वो लोग एडजस्ट करके चोरी करके अपना रिकवरी करेगा ना। तब जाके तो आपको क्वालिटी वर्क नहीं मिलता है, आपका एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता है। आपका कागज में पूरा ऑन ये गांव से वो गांव का बीच में रोड हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कोई रोड ही नहीं होता है। सिर्फ ड्राइंग में होता है, सब कुछ में हो जाता है, बट रियलिटी में नहीं होता है। तो जो ऑफिसर इस करप्शन में साथ नहीं देता है उसी ऑफिसर को तो सरकार जल्दी जल्दी अपना नज़रों से दूर भगाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जाते जाते अरुणाचल सरकार से, क्या तालो पुतुम जी आपका करप्शन का हिस्सा नहीं बन रहे थे, इसलिए आप लोग तालो पुतुम जी को भगा रहे थे क्या? ना भगा रहे हो तो इसीलिए ये तालो पुतुम जी का ट्रांसफ़र किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया। इस बात का जवाब अरुणाचल सरकार को देना चाहिए। ये मेरा सवाल है। और बाकी तालो पुतुम जी के बारे में मैं जितना जानती थी उतना मैंने आप लोगों के सामने रखा, और बाकी उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। उसका पर्सनल प्राइवेट लाइफ के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बट जितना जनरली मुझे पता है वो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। उसने मेरा कितना लाखों का नुकसान किया, फिर भी मैं आके बोल रही हूँ। मैं बहुत रात रोई। मुझे शुरू में बहुत गुस्सा लगा, अय्या अपना भैया होके थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरा ही ज़मीन में पूरा पुलिस, पूरा जेसीबी, पूरा पोकलिन बेच के पूरा एविक्शन कर दिया, और हम इतना लाख रुपया में ज़मीन को खरीदा है, फिर इतना लाख रुपया खर्चा करके बिल्डिंग उठा रहा था, अभी क्या करेगा? मैं सोच के बहुत ज़्यादा रोई। लेकिन जब मैंने मैच्योरिटी से चीज़ को देखा, जांचा, परखा, तो मुझे पता चला कि इसमें तो उसका कोई गलती नहीं है। वो बीइंग ए ऑफिसर वो अपना ड्यूटी को कैरी कर रहा है। ये तो मेरा केयरलेस था ना कि मैंने चेक नहीं किया कि वो ज़मीन किसका अंदर आता है।
फिर ये मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग गलती करते ऊपर से सीना जोरी करते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर को तोड़ के अपना प्राइवेट घर बनाते हैं, और जब कंप्लेन पुतुम जी के ऑफिस में पहुंचता है, पुतुम जी एक्शन लेता है तो पुतुम जी को कर्ज करता है कि तालो पुतुम तुम मर जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तुम्हारा जैसा आदमी नहीं देखा है बोलते। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। पुतुम एज ए ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहा है, माना मेरा बहुत नुकसान हुआ है, वो मेरा अपना केयरलेस का वजह से हुआ है, और उसको वो कॉन्सिक्वेंस को मुझे भुगतना चाहिए, और वो मैं डिजर्व करती हूँ तो मैं भुगत चुकी हूँ। इसके बाद आज तक मैं दोबारा और ऐसा केयरलेस या गलती करने के लिए कभी सोचती भी नहीं हूँ। तो ये पुतुम जी का जो पिक्चर, जो चेहरा मैं जानती हूँ, वो मैंने आप सबके सामने रखा। नाउ इट्स अप टू यू ऑल पीपल कि आप लोग इसको किस तरीके से लेते हो। मेरा अभी तक मेरे पास पुतुम जी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, और शायद उसके पास भी मेरा नहीं होगा। हम कभी भी प्राइवेटली बात नहीं करते, और ऑफिशियली भी ऐसा कभी इतने सालों में मुझे कभी ऐसा मेरा कोई मतलब रीज़न भी नहीं बना कि मैं उसके ऑफिस विजिट करूं या कुछ काम के लिए जाऊं। तो इसीलिए ये मेरा उससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। बट सोशल मीडिया को मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, फेसबुक सुनती हूँ, तो लोग कई तरीके के वीडियो बना के आते हैं, प्रेस ब्रीफिंग आते हैं। इसको सुनने देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज संडे के दिन आप सब अपने अपने घर में आफ्टर चर्च रेस्ट कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबके सामने जो मैं जानती हूँ और जो मैंने देखा है वो साइड में आप सबके सामने रखूँ। बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप इसको कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है। Thank you so much for patient hearing. Happy weekend all of you. Take care.